हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। और आज का टॉपिक जो है वो आपकी क्लास 11th का है, यानी कि क्लास 11th के जो एक मिनट क्लास 11th की जो आपकी जो मैथ है उसमें मैंने स्टार्ट किया हुआ है, शुरू से स्टार्ट है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपका मैंने स्टार्ट किया हुआ है इस मैथ को। क्लास 11th एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी मैथ को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सो प्लीज गाइस, आप अगर आपका कोई भाई बहन हो या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो जो शुरू से मैथ को अच्छे से पढ़ना चाहता हो, हिंदी, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको इन चीज़ों को समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में, बायलिंगुअल, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपके कोई भी भाई बहन दोस्त या रिश्तेदार में कोई भी अगर ऐसा बंदा है जो 11th क्लास की मैथ्स अच्छे से पढ़ना चाहता है, बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्सेप्ट जीरो लेवल से, यानी कि अगर आप मेरे एक एक लेक्चर को अच्छे से कवर करते हो, अच्छे से देखते हो, तो मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी मैथ का स्कोर बना सकते हो अपने 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप बेसिकली मेरे बारे में तो जानते हैं, मेरा नाम लोकेश सैनी है और मैं ग्रेजुएट पीएससी विद मैथ्स और साइंस से हूँ। और मैं प्रीवियस 5 ईयर से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैथ्स को ही पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइस, आप फोकस बना के पढ़िए, आपको सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा समुच्च, ठीक है। समुच्च किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में समझते हैं। समुच्च की जो बनाई थी वो थे हमारे जॉर्ज कैंटर, यानी कि जो समुच्च के बारे में जिसने बताया था कि समुच्च क्या चीज होता है, समुच्च का जो टॉपिक निर्माण किया गया था वो किया गया था आपके जॉर्ज कैंटर, ठीक है। जॉर्ज कैंटर थे। हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं समुच्च क्या होते हैं, समुच्च को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, समुच्च को बनाते कैसे हैं, समुच्च को डिफाइन कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, समुच्च के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइस, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। पूरा कंप्लीट देखोगे तो आप, मैं ये बताता हूँ, आप पूरे देखिए, मेरे लगभग एटलीस्ट आपके 5-6 लेक्चर्स में ये पूरा समुच्च कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, पूरा समुच्च कंप्लीट हो जाएगा। पूरा लेक्चर देखने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद आप अपने पर देखिएगा कि पहले मुझ पे समुच्च आते थे या नहीं आते थे, और अब मुझ पर समुच्च को बहुत अच्छे से आना लगा है कि नहीं लगा है। आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ, अच्छे से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। प्लेटफॉर्म में आपके लिए न्यू प्लेटफॉर्म है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हो, एक बार बिलीव जरूर कीजिएगा और देखिए, ठीक है। तो सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेट किसे कहते हैं, पहले ये चीज समझते हैं, ठीक है। देखिए, सेट क्या होता है आपका, सेट कहते हैं हम किसी किसी हटा देते हैं इसमें से, सिर्फ इतना लिखते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि किसी भी, कोई भी वस्तु दी हुई है या फिर कुछ भी आपके लिए दिया हुआ, उसके वेल डिफाइंड एंड डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम कहते हैं समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किसी ग्रुप के बारे में, समुच्चय क्या होता है, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। समुच्चय के बारे में अगर आप किसी चीज को बताना चाहते हैं कि ये समुच्चय इस प्रकार का है, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स एक ऐसा डिफाइंड डेफिनेशन होनी चाहिए उसके बारे में जो सिर्फ उसी को इंडिकेट करता हो, किसी और चीज को ना करता हो, उसको छोड़ किसी और चीज के बारे में नहीं बताता हो, तो उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैथ्स मैथ्स के स्टूडेंट का ग्रुप,
ठीक है, एक स्कूल के अंदर मैथ्स के स्टूडेंट्स का ग्रुप, एक स्कूल के अंदर अगर मैं मैथ्स के स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाऊं तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, तो जो भी मैथ भी ले रहे हैं वो भी आ रहे हैं, और मैथ पढ़ भी रहे हैं वो भी आ रहे हैं, यानी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब मैथ्स में तो बहुत काफी सारे लड़के लड़का जितने भी होते हैं सब चीजें आ रहे हैं, तो अब मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन इसको कैसे कहूंगा, मैं कहूंगा कि क्लास 10th के अंदर मैथ्स के स्टूडेंट्स का समुच्चय, मैथ्स के स्टूडेंट, ये एक आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा कि मैं एक प्रॉपर क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, एक प्रॉपर सेट, एक क्लास के बारे में, एक प्रॉपर क्लास ले रहा हूँ, एक ग्रुप ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं उन बच्चों को ले रहा हूँ जो सिर्फ मैथ में थे। तो एक वेल डिफाइंड है कि पहले सीधा इंडिकेट करेगा क्लास 10th को, उसके बाद इंडिकेट करेगा सिर्फ उन बच्चों को जो मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब एक ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए उस ग्रुप के बारे में जो सिर्फ उसी को डिफाइन करती हो, वो आपका समुच्चय कहलाता है। आई होप आपको ये समुच्चय का टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। अब समुच्चय में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। देखिए, हमको दिया हुआ है कि कुछ नोटेशंस हैं, कुछ नोटेशंस हैं, सम नोटेशंस, नोटेशंस मीन्स सम, कुछ चिन्ह हैं जिनसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कुछ चीजों का, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय को किस चीज से दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय को z से दर्शाते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय q से दर्शाया जाता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r से दर्शाया जाता है, धन पूर्णांकों का समुच्चय z प्लस से दर्शाया जाता है, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय q पॉजिटिव से, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r पॉजिटिव से। ये चीजें आपको लर्न करनी होंगी, याद करनी होंगी, जिससे आपको याद में रहे आए। क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसी चीजें कुछ दिया हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू q दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि x कैसा है, x एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। यानी x के बारे में क्या डेफिनेशन है कि x एक परिमेय संख्या है। ये है इन नोटेशंस का फायदा, इन चिन्हों का फायदा ये है कि आप इनको याद रखोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी जब ये नोटेशंस आपके क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे। ठीक है, तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। देखिए, समुच्चय के बारे में पढ़ लिया, कुछ नोटेशंस के बारे में पढ़ लिया। अब है हमारा क्या, किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां। समुच्चय को निरूपित करते हैं किस तरीके से निरूपित, यानी कि समुच्चय को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कितने सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि 2 मेथड्स होते हैं। कितने, 2 मेथड्स, 2 मेथड्स, 2 मेथड होते हैं आपके। पहला होता है रोस्टर मेथड और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर्स। तो ये जो होता है, पहले हम समझते हैं रोस्टर और फिर समझते हैं समुच्चय निर्माण विधि को। ठीक है, देखिए रोस्टर रूप में क्या होता है, रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों, समुच्चय के सभी अवयवों, अब अवयवों को समझते हैं पहले। ठीक है, अवयवों के बारे में हम डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए अब समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक सेट बनाया, मैंने लिखा, लेट करके सीखते हैं कि समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं। ठीक है, और समुच्चय को, तो मैंने लिखा, आपसे बातें की कि अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स का एक सेट, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स, तो ये क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में काफी सारे आपके, 1 मिनट, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके काफी सारे आपके अक्षर होते हैं, उनमें आपके 5 अक्षर ऐसे होते हैं जो आपके स्वर होते हैं, यानी वॉवेल्स होते हैं। तो वह वॉवेल्स का अगर एक सेट बनाता हूं तो उसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा मुझे, ए ई आई ओ यू, यानी सेट के अंदर जो भी चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि ये मंझला कोष्ठक क्यों लगाया, ये सभी चीजें मैं बताऊंगा, बस मैं अभी फिलहाल इसके बारे में बताना चाहता हूं कि एक सेट लिखा हुआ है, मान लीजिए सेट लिखा हुआ है, ये ए बराबर ए ई आई ओ यू, ये एक समुच्चय है। कैसा समुच्चय कि
आपका ऐसा समुच्चय है कि आपके वॉवेल्स का समुच्चय है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो समुच्चय के अंदर जो नंबर्स लिख रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं आपके समुच्चय के अवयव। क्या कहलाते हैं? समुच्चय के अवयव, यानी समुच्चय के अंदर जो कुछ भी होता है वो समुच्चय का अवयव कहलाता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयव को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसकी क्या डेफिनेशन, क्या कहना चाहता है ये, मैं आपको उसके लैंग्वेज के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये बात मैंने आपसे एक लैंग्वेज के टाइप में कही है। मैंने एक लैंग्वेज में आपसे ये कहा कि ऐसी संख्याएं ज्ञात की, ऐसी संख्याएं लिखिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखिए जो 42 को विभाजित करती है। ये मैंने एक लैंग्वेज में लिखा। अब इस बात को आप किस तरीके से लिखोगे? एक समुच्चय की फॉर्मेट के, यानी एक मैथमेटिकल रूप में लिखोगे। उस मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखने को ही हम रोस्टर रूप कहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, संख्या रेखा 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। संख्या रेखा 42 को क्यों विभाजित करता है? 1 विभाजित करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है, 7 करता है, 14 करता है, 21 करता है और 42 करता है। ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो 42 को विभाजित करती हैं, ठीक है। तो ये जो हिंदी में लिखी हुई थी बात, जो आपके बात लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखी हुई थी कि 42 को विभाजित करने वाली संख्याएं, तो मैंने इनको मैथमेटिकल रूप दे दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आपके नंबर्स हैं ये सब, ये 42 को विभाजित करते हैं। तो इनको जब आप मझले कोष्ठक के अंदर लिख देते हो और कॉमा लगा लगा कर लिख देते हो, जो मैंने ये कॉमा लगाए हुए हैं, कॉमा लगा लगा कर लिख देते हो, ये बन जाता है आपका समुच्चय का रोस्टर रूप। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि यानी कि किसी भाषाई कथन को, किसी भाषाई कथन को, यानी कि कथन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। किसी भाषाई, किसी लैंग्वेज वाले स्टेटमेंट को किसी मैथमेटिकल फॉर्मेट में इस तरीके से मझला कोष्ठक के अंदर लिखना, वो भी कॉमा लगा लगा करके मझला कोष्ठक के अंदर लिखना ही आपका रोस्टर विधि कहलाता है। जैसे मैंने एक भाषाई कथन बोला आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, ये एक भाषाई कथन है। ये एक भाषाई कथन है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अब इसको मैं मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखूंगा कि मुझे पता है स्वर कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको मझला कोष्ठक के अंदर लिख दोगे, ये बन जाएगा आपका एक सेट, जिसका कोई भी नाम दे दीजिए एक्स बराबर, और ये बन गया आपका रोस्टर मेथड। आई होप यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें, कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है। और देख लीजिए आपके लिए कितनी मेहनत करने की कोशिश, मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पर वाकई में नहीं आते समुच्चय को, कि समुच्चय कैसे कहते हैं, समुच्चय क्या होते हैं, देखिए एक तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थियोरटिकल चैप्टर से तो इनको बहुत से टीचर्स जो ज़्यादातर स्किप करा देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इनको पता नहीं होता कि समुच्चय क्या होता है। मैं इस टॉपिक को आपको इस तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आप इसको 2 साल भी मत पढ़िएगा तब भी नहीं भूलोगे आप। प्लीज़ पर वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ये आपका पहला काम है, ठीक है। अब देख लीजिए ये तो हो गया आपका रोस्टर मेथड। एक आध और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ कि आपसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहूँ, तो मैं कहता हूँ आपके नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, मैं लिख दिया यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, अब मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ। ऋणात्मक पूर्णांक जेड इनवर्स से अभी मैंने बताया था, धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय जेड प्लस से, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे जेड माइनस से,
और इनको सभी को लिख देते हैं -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, अब कितने भी हो सकते हैं। इसको मैंने मझला कोष्ठक के अंदर लिख दिया इस भाषाई कथन को। भाषाई कथन था ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, और इसको मैंने स्टेटमेंट की फॉर्मेट में लिख दिया -1 -2 -3। अब ये आपका रोस्टर मेथड हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब समुच्चय निर्माण रूप को समझते हैं। दूसरी विधि जो है आपकी है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में समझते हैं हम क्या है। किसी समुच्चय, वैसे मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अपने एक देहाती लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो जिस तरीके से हमने पहले रोस्टर मेथड में हमने क्या किया। पहले रोस्टर मेथड में हमने ये किया कि एक लैंग्वेज वाला स्टेटमेंट था, उसको हमने एक मैथमेटिकल रूप में एक मझला कोष्ठक के अंदर पुट किया। ठीक है, अब हमको क्या है, एक मझला कोष्ठक के अंदर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया होगा, हमको उसको मझला कोष्ठक के ही अंदर एक लैंग्वेज के स्टेटमेंट में लिखना होगा, पर लिखना होगा मझला कोष्ठक के अंदर ही। देखिए कैसे, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं होता। एक यानी कि एक मैंने स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, वो और किसी में नहीं होता, यानी कि उसके बारे में जो दिया हुआ है उसको हम एक लैंग्वेज, देखिए अब जिसमें जो लिखा हुआ है मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले बार में लिखा था AEIOU, ये एक सेट है। किस तरीके से लिखा हुआ है, रोस्टर मेथड में। अब इसको मुझे किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण में। अब देखिए कैसे लिखना है, इसको एक लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिखना है। अब लिखना कैसे ये समझते हैं। अब हमको पता है कि ये जो सेट है वो क्या है, ये एक ऐसा सेट है जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को। तो मैं लिखूंगा कि A इक्वल टू, ठीक है, A इक्वल टू X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के स्वर। तो ये क्या है, X सच X, इसके अंदर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। यानी जो चीज हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मेट यानी कि रोस्टर मेथड में लिखी हुई थी, उसको हमें मझला कोष्ठक के अंदर इस तरीके से X सच दैट, ये साइन जो होता है वो आपके सच दैट का होता है। X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, इस तरीके से हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये है आपकी 2 4 6, क्या है, ये सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्याएं। मैं लिखूंगा A इक्वल टू X सच दैट X एक सम संख्या है। ठीक है, इस तरीके से लिखना आपका समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। आई होप आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी अब तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एग्जाम्पल्स। वाओ, बहुत अच्छी चीज है, एग्जाम्पल्स आ गए आपकी स्लाइड के अंदर। एग्जाम्पल्स में समझते हैं, बहुत मजेदार एग्जाम्पल्स हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपको अपनी जो स्लाइडें हैं उनको मैंने इस तरीके से तैयार किया हुआ कि आपको बहुत आसानी हो क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन के स्टेप्स को समझने में। मैं इस तरीके से कभी नहीं पढ़ाता कि आपकी एक्सरसाइज आ गई तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करा दूं। पहले स्टेप में मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराता हूं, उसके बाद मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सर कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। अब इसका हल समुच्चय लिखना है सर मुझे, तो इसको हल किस तरीके से करते हैं, आपका फैक्टर करना होगा। फैक्टर किए हमने तो x माइनस 1 और x प्लस 2 निकल कर आए बराबर 0, तो यानी आंसर निकले हमारे x के x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2। ठीक है, x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 2, इस क्वेश्चन के फैक्टर्स निकल कर आए। तो इसको मुझे
जब रोस्टर रूप में लिखना होगा तो 1 कोमा -2 और ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूंगा, ये आपका आंसर हो जाएगा रोस्टर रूप। कितना सिंपल है, कितना इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समुच्च दिया हुआ है, देखिए समुच्च x सच दैट x एक धन पूर्णांक है जो कितने हैं, x² लेस देन 40, जो x² लेस देन 40 है, कितने हैं, x² लेस देन 40, जो कि इसका अगर यानी x क्या है, x एक धन पूर्णांक है। मैं देखिए दूसरे पेज पर समझाने की कोशिश करता हूँ, एक नया स्लाइड ले लेता हूँ मैं, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन के अंदर था x सच दैट x, सॉरी मझला कोष्टक है, h सच दैट x धन पूर्णांक है और x² लेस देन होना चाहिए 40 से। इसका मतलब अब इसके अंदर ऐसे नंबर्स आने वाले हैं जिसका x क्या है, धन पूर्णांक है, तो हमको पता है x की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, ठीक है, हमको इतना पता है x क्या है, धन पूर्णांक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4 5 तक, और भी अनंत तक हो सकती है। पर लेकिन इसमें एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि x² इन्हें x का स्क्वायर करूं तो वो 40 से सभी नंबर्स चाहिए मुझे, क्योंकि ये मझला कोष्टक के अंदर ही दिया हुआ है, तो मझला कोष्टक के अंदर मुझे x की वे वैल्यूज चाहिए जिनका स्क्वायर करने पर 40 से छोटी ही छोटी वैल्यूज आनी चाहिए, बड़ी नहीं हो। तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 40 से छोटी, 2 का स्क्वायर करूंगा तब भी 40 से छोटी, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 कैंसिल, 6 तक आपके ये सभी वैल्यूज का स्क्वायर करने पर 6 तक की जितनी भी वैल्यूज दी हुई है इन सभी का आप स्क्वायर करोगे तो आपकी कितनी आएगा, 40 से छोटी आएंगी। तो अब इसको रोस्टर रूप में लिखूंगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही है। इस ब्रैकेट के अंदर, इस मझला कोष्टक के अंदर सिर्फ इतने ही वैल्यूज आएंगे x के। इतने वैल्यूज क्यों आएंगे, क्योंकि इसने खुद कहा है कि x का स्क्वायर करो तो 40 से कम आना चाहिए, अगर ये ज्यादा लिखता तो ज्यादा भी वैल्यूज यहाँ पर आ सकती थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी है कि अभिष्ट संख्या है 1 2 3 4 5 6 अभिष्ट संख्या है, अतः 1 2 3 4 5 6 प्रदत्त समुच्च का रोस्टर रूप है। आई होप आपको ये क्लियरिटी में समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यानी उदाहरण आपका 3 दिया हुआ है। उदाहरण है a बराबर 1 4 9 16 25 को समुच्च निर्माण रूप में, अब समुच्च निर्माण रूप में क्या कहते हैं, 1 4 9 16 25। न्यू स्लाइड कहाँ है, हो रही है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए ब्रैकेट था 1 4 9 16 25 और समुच्च निर्माण रूप में लिखना। अब ये चीज लिखी हुई है हमारे पास a इक्वल टू मान लेता हूं, अब इसको मुझे समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्च निर्माण रूप में क्या था, मैंने आपको बताया था कि रोस्टर रूप में लिखे हुए को समुच्च निर्माण रूप में लिखना एक मझला कोष्टक के अंदर लिखना होता है और एक लैंग्वेज वाली फॉर्मेट में लिखना होता है कि एक लैंग्वेज दी हुई हो। तो लिखते a सच दैट a दिया हुआ तो a लिख लेते हैं, ए सच दैट ए क्या है, ए क्या है, ए एक धनात्मक पूर्णांक दिए हुए, इनको हम धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, इनको वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये इंडिकेशन नहीं है कि ये वैल्यूज क्या है, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक भी लोगे तब भी स्क्वायर प्लस में ही आएगा, रियल नंबर्स लोगे तब भी प्लस में ही आएगा, धनात्मक पूर्णांक लोगे तब भी प्लस में ही आएगा। तो मैं कहूंगा कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक कह सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ए एक कैसा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, क्योंकि वर्ग ही तो चल रहा है ये। अगर 1 का वर्ग करूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करूंगा तो 9, 4 का वर्ग करूंगा 16, 5 का वर्ग करूंगा तो 25। इसका मतलब यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे धनात्मक लिखना सही नहीं है। इस वजह पे आप लिखोगे ए एक पूर्णांक है, सिर्फ पूर्णांक लिख सकते हैं आप, ये एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही निकल कर आएगी। तो यहाँ लिखूंगा मैं ए सच दैट ए एक पूर्णांक का वर्ग है। अब वहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। मैंने कहा था आपसे ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या भी हो सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये एक कैसे है, एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा क्या डाउट आता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल गया क्या, आपकी एक्सरसाइज, यानी कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी कुछ मटेरियल था वो सभी आपका कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो चुका। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में कह रहा है कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। एक फिक्स्ड है, यानी एक महीने, कुछ ही महीने, जुलाई, जून और क्या होते हैं, जे थे तो शायद यही चालू होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी। ये आपके समझ हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ जी अक्षर को डिपेंडेड कर रहा है, यानी एक महीने, एक तो वर्ष के बारे में बात कर रहा है और वर्ष के फिर भी वो भी महीने, एक फिक्स इंडिकेशन तो ये है कि महीनों की, फिर उसके बाद फिर जे, ठीक है, उसके बाद फिर जे के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक शब्द हो सकता है आपका समझ, तो इसका आंसर होगा सही है, ये एक समुच्चय होगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, अब लेखक में कौन, लेखक में आपके ये जो लेखक होते हैं ये आपकी लेडीज भी हो सकती हैं, ठीक है, आपके यानी कि आपकी एक लेखक जो हो सकती है वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। तो भारत के 10 प्रतिभाशाली, तो उसमें फीमेल और मेल दोनों आएंगे। अगर ये कहता कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक जो आपके व्यक्ति हो, यानी कि महिला ना हो, पुरुष, 10 प्रतिभाशाली पुरुष लेखकों का समुच्चय, तो ये आपका समुच्चय होता। लेकिन इसने लेखक लेखक का इंडिकेशन किया है, यानी एक अधूरी बात की हुई है। अगर पूरी बात कहता तो ये समझ में आती बातें कि ये लेखक पुरुषों के बारे में बात कर रहा है या महिलाओं के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक समुच्चय नहीं हो सकता। विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी एक कैसा है, ये भी एक समुच्चय नहीं हो सकता, ये भी एक समुच्चय नहीं हो सकता। सेम उसी की तरह आप अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अब पूरी जितने भी मेरी क्लास है उसमें जितने भी बालक हैं उनका सभी का संग्रह, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं दिया है पार्टिकुलर के ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, तो ये एक सेट हो सकता है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम जितनी भी प्राकृतिक संख्या आएंगी उनका संग्रह बन सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गिने भी जा सकते हैं, तो ये एक समुच्चय हो सकता है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये एक लेख संग्रह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आपका। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र ने काफी सारे उपन्यास लिखे हैं और उनमें से लिखित उपन्यासों में से कुछ फेमस कुछ अनफेमस जितने भी हो सकते हैं, काफी सारे हो सकते हैं, तो उसमें ये सर्वश्रेष्ठ बात अगर ऐसी होती कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं या जो प्रचलित ज्यादा रहे हैं उनका समुच्चय, तो ये एक राइट इंडिकेशन होता, तो ये एक नहीं हो सकता समुच्चय आपका। सभी पूर्णांकों का समुच्चय ये हो सकता है, सिंपल है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का सब संग्रह ये भी हो सकता है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, और जानवर तो सभी खतरनाक होते हैं, जानवर तो सभी खतरनाक होते हैं, तो अधिक ज्यादा तो खतरनाक कौन है ये तो कहा नहीं जा सकता, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो ये थे इस क्वेश्चन के राइट और रॉन्ग के आंसर्स देने थे, इस सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगले फ्रेम वो आपकी अगली स्लाइड में देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि मान लीजिए ये एक ऐसा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चिन्ह, इसको देखिए मैं इस चिन्ह के बारे में बताना चाहता हूं आपको। पहले ये चिन्ह क्या है, इस चिन्ह का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस चिन्ह का मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब जैसे मैं ए बराबर मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, ये मैंने ए बराबर लिखा। अब मैं कहूं कि ए क्या है, ए एक अवयव है किसका, ए का, जो क्या क्या है, ए का अवयव है, तो इसका मतलब ए बिलोंग्स करता है ए में, क्योंकि ए है इसके अंदर, बिलोंग्स का मतलब है उसके अंदर होना, तो ए एक सेट है, उसके अंदर ए है कि नहीं, तो है, मैं कहूंगा है। ई ए के अंदर होगा, होगा। एफ ए के अंदर होगा, नहीं होगा, तो इसको मैं कहूंगा डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग।
इसके ऊपर ये इस तरीके का डंडा जो लगाऊंगा तो वो आपका डज नॉट बिलोंग का साइन दिखाएगा, और इसका ऊपर इस तरीके का डंडा लगाऊंगा तो वो आपका बिलोंग्स टू का साइन दिखाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं जरिए। 5 क्वेश्चन के अंदर है, देखिए ए ये रहा, इसके अंदर 5 आ रहा है तो बिलोंग्स टू ए। 8 है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है, बिलोंग्स टू ए। 2 है, बिलोंग्स टू ए। 10 है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कितने सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बिलोंग्स टू जो अवयव समुच्चय के अंदर है उसको बिलोंग्स टू, जो अवयव समुच्चय के अंदर नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू। वेरी 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 डॉट 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 अनंत तक वेरी सिंपल। इतना सिंपल तो आपको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, इतना सिंपल इसको बनाया गया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर के रूप में लिखना है। अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, रोस्टर के रूप में। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे ले भी जाते हैं। देखिए रोस्टर के रूप में लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1, उठाता हूं और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एक्स, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको पढ़ लेते हैं। एक्स सच दैट। अब रोस्टर के रूप में कब लिखते हैं, जब आपको एक लैंग्वेज की फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता है। तो लैंग्वेज की फॉर्मेट का क्वेश्चन ये है कि ए बराबर है एक्स सच दैट, एक्स एक पूर्णांक है जो -3 और 7 के बीच में नंबर्स आती हैं। यानी x एक ऐसा पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा क्या होता है, -2, -1, ठीक है। 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 एक पूर्णांक नहीं होता है, ना तो धन पूर्णांक होता है ना ऋण पूर्णांक होता है, तो 0 को नहीं लेंगे, कहीं आप 0 को ले ले, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका +1, फिर आएगा आपका +2, फिर आएगा आपका +3, +4, +5 और +6, ना कि 7, क्योंकि 7 से हमको छोटे नंबर्स चाहिए। अब इसको हमको एक पूर्णांक है और -3 और 7 के बीच के लिख दिए। अब इसको किस तरीके से लिख देना, सिर्फ सिंपली इस तरीके से लिख देना और ये आपके रोस्टर रूप में लिख दिए। वेरी सिंपल, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, एक्स सच दैट एक्स सम संख्या, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है एक्स, जो कि 6 से कम होनी चाहिए। 6 से कौन कौन सी कम होती हैं, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, ये सभी कैसी हैं, 6 से कम है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अच्छा, एक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा तो काफी सारी लिखी जा सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सी, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो। अब 2 अंकों की हमको ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखनी है। अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है। देखिए ऐसी संख्या आपकी, देखिए 42 हो सकती है, क्योंकि नहीं हो सकती, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ता हूं मैं तो 6 आएगा ना कि 8 आएगा, ठीक है। 62 हो सकती है, 6 और 2 को जोड़ूंगा तो 8 भी आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग, अंक मतलब 6 और 2, 6 + 2 इतना 8, ठीक है। तो अंकों का योग 8 होना चाहिए ऐसी प्राकृतिक संख्या। तो 62 हो जाएगी, 26 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 26 भी तो हो सकती है, क्योंकि 26 को जोड़ूंगा तब भी 8 आएगा। और आपका और क्या हो सकता है आपका, 71 भी हो सकता है, क्योंकि 7 + 1 करूंगा तब भी 8 आएगा। और 17 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा तुम भी सोचिए। तो 62 हो गई, 70 और अब देखिए 53 भी हो सकता है, क्योंकि 5 और 3 8 होता है, और 35 भी हो सकता है, ठीक है। और 2 अंकों की होनी चाहिए, जिससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 2 6 हो गया, 4 4 हो सकता है, 4 4, ठीक है। और कितना हो सकता है आपका, 53 35 44 62 26 71 17 एंड देन और कितना हो सकता है, 19 नहीं हो सकता, 17 हो गया। 1 के साथ नहीं आ सकते ये नंबर्स, 2 के साथ 6 आ सकता है, वो मैंने ले लिया। 7 नहीं आएगा और नहीं आएगा,
2 के साथ 3 के साथ कितना आएगा 5 आएगा, वो भी मैंने ले लिया। और 4 के साथ आपका 4 आएगा, ले लिया। 5 के साथ 3 आएगा, वो भी ले लिया। और 6 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, वो भी मैंने ले लिया। और आपके 2 के साथ 6 हो गया। एंड देन आपका 2 के साथ 7 नहीं हो सकता, 2 के साथ 8 नहीं हो सकता, 8 तो नंबर्स फिर हो गए। शायद एटलीस्ट इतने ही नंबर्स बनेंगे आपके 53, 35, 44, 62, 26, 71 एंड 17। इतने ही नंबर्स होंगे शायद आपके, जो आपके शायद इतने ही नंबर्स हो सकते हैं। और देख लीजिए अगर एक आध नंबर और होता है तो, हाँ एक नंबर और हो सकता है इसमें, आप 08 भी ऐड कर सकते हो, यानी कि आपका 80, 2 अंकों का नंबर। ये सभी ऐसे नंबर्स हैं जो आपके अंकों का योगफल 8 प्रदर्शित करेंगे। ये सभी नंबर्स आपके ऐसे हैं जो अंकों का योगफल आपका 8 प्रदर्शित करेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा सोचना था। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का रोस्टर रूप। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। देखिए आप एक काम कीजिएगा, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस को आप होमवर्क में ले लीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी एक अच्छी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी आपको क्वेश्चंस करने के लिए। आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, अगर नहीं होते तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इनको क्वेश्चंस का अगली वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगा। अगली एक्सरसाइज जिससे पहले चालू कराऊंगा, जैसे मैं एक्सरसाइज 1.2 चालू कराऊंगा, उससे पहले आपके इन कमेंट्स का जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है, तो प्लीज गाइज इनके क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आए आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। अभी क्या है 3, 6, 9, 12, क्या लगता है आपको ये क्या है, क्या फॉर्मेट शो कर रहा है? ये हमको कर रहा है कि x सच दैट x एक 3 का गुणज है। देखिए 3 का गुणज है, ये 3 दूनी 6 आ रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है, 3 चौक 12, तो 3 का एक गुणक है, ये 3 का एक नंबर है जो कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें बार बार हो रहा है। तो x सच दैट x से 3 का गुणज है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 16, 32 सेम क्वेश्चन है। 2, 4, 8, 16, 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। प्रत्येक नंबर अपने आप का एक नंबर मल्टीपल शो करना चाह रहा है, यानी कि प्रत्येक नंबर क्या है, एक दूसरे का मल्टीपल है। देखिए आप चाहो तो इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो, जैसे मैंने इसको लिखा था। पहले इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। देखना क्या है, मतलब इससे एक x का गुणज है, 3 का गुणज है, जो कितने तक है, सिर्फ 4 अंक तक है। इसको मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे? देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू 3n। मतलब अब यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 के बराबर है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं n की जगह पर 1 रखूंगा तो 3 इंटू 1 3 आएगा, 3 इंटू 6 आएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। ये आपका समुच्चय बनकर आ जाएगा। तो आप 3 का मल्टीपल है, जैसे मैंने आपको लिखा था पहले 3 का गुणज है, तो वही आपको याद आएगा। मैंने n लिख दिया है, n के बराबर इतनी है, तो बात वही है कि 3 का भी ये गुणज ही है। तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसका बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए आप इस फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है 2, 4, 8, 6, 12, 32। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब देखिए एक दूसरे की पावर्स बनकर आ रहे हैं। देखिए जैसे कि मैं लिखूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 हो सकता है 4, 2 की पावर 3 करूंगा तो 8, 2 की पावर 4 करूंगा तो 16 और 2 की पावर 5 करूंगा तो 32। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, जहां n क्या है, n एक से लेकर के 5 तक के लिए नंबर है।
1 से लेकर 5 तक है, क्योंकि 32 दिया हुआ है तो 5 पर जाकर ही 32 बनेगा। अब 2 की पावर आप एक बार n रख दीजिए, n की जगह पर 1 रख दीजिए तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 8 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 16 आ जाएगा, 5 रखोगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, x की पावर 2x बराबर 2 की पावर n। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या मिलता है आपको, इसके बीच में जो डिफरेंस जो मिलने वाला है आपका 0, 1, 2, 3 और 4, इनके बीच के नंबर्स लिखने। देखिए माइनस का 1/2 क्या होता है आपका 0.5 और ये क्या होता है आपका 4.5। तो इन दोनों के बीच में नंबर्स लिखने, तो 1, 2, 3, 4 इतने सारे नंबर्स आपके हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये आ गया आपके 20 में क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर है, और वो सेम क्वेश्चन है, देखिए इस वाले जैसा एग्जाम्पल्स किए थे ना हमने कुछ, ये रहे, देखिए एक इसके जैसा है ना, बिल्कुल सेम सेम, देख लीजिएगा आप, मिला लीजिएगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था वो, तो ये आप खुद करेंगे होमवर्क में। ठीक है, अब एक्स सच दैट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर, लोयल शब्द का एक अक्षर यानी LOYAL शब्द का एक अक्षर बनाना है हमको। ठीक है, तो क्या करना, देखिए अब क्या करना है आपको, लोयल को अलग अलग लिखना है सिंपली, LOYA। अब आप कहोगे सर एल भी लिख दीजिए, एल नहीं लिखेंगे मेरे भाई, क्योंकि अगर मैं एक ही महिला कोष्ठक के अंदर 2 अवयवों को रिपीट करता हूं तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता। एल आगे भी आ जाएगा, एल पीछे भी आ जाएगा, तो एल को दोबारा रिपीट नहीं करते, यानी कि नंबर को महिला कोष्ठक के अंदर किसी भी अवयव को दोबारा रिपीट नहीं करते। तो आंसर हो जाएगा LOYA, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को होमवर्क के अंदर कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं होते तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये सही मिलान करने हैं, कौन सी चीज रोस्टर में कौन सी किसके अंदर है, वो सभी चीजें। देखिए मैथमेटिक्स वाला कहाँ है, मैथमेटिक्स वाला डी वाला, और 1, 3, 5, 7, 9 क्या विषम संख्याएं, विषम संख्याएं किधर है, विषम संख्याएं आपकी किधर है, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 6, ये क्या है, 6 से एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक कौन, 6 की भाजक कौन सी है, ये वाली। 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है आपकी, x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, ये अभाज्य संख्या, ये सही मिलान हो जाएंगे आपके। वेरी सिंपल, बहुत फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज चालू होगी आपकी 1.2। तो 1.2 से पहले होमवर्क के क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो जहाँ तक, जो भी बंदा यहाँ तक पूरा वीडियो पूरा देख चुका है उसके लिए भाई तहे दिल से धन्यवाद, जो पूरी वीडियो को देख चुका है, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जिस भी किसी ने भी वीडियो पूरी देखी हो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैंने वीडियो को पूरा देखा, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा बंदा है जो वीडियो को पूरा देख रहा है और पढ़ रहा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाए, मीन्स उसको अच्छे से समझाने की और ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी से क्लियरेंस में देने की कोशिश की जाए। और अगर आपको कोई भी कहीं पर भी कुछ भी तरीके का कमी दिखता हो कि मैं जल्दी फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूँ, स्लो करना चाहिए मुझे, जिस तरीके की आपको फैसिलिटी चाहिए उस तरीके के आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो के अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।